हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला पार्ट। दोस्तों, कल हमने जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने कल के सेशन में जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका 15 क्वेश्चन कर लिया था और वहीं से हम शुरू करेंगे तो 16वें क्वेश्चन से। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीटेट का रिजल्ट जो है कि बहुत अच्छा गया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। आपके ऑप्शन रहे आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास व रटने पर बल देना, या विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, या अत्यधिक लिखित कार्य गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, या प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो निश्चित रूप से है कि अगर ये आप एक शिक्षक हैं और एक समावेशी कक्षा है तो उसमें जो विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को हम संबोधित कर सकते हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर हम विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को क्या कर सकते हैं, विकसित करना जो है कि हम करेंगे। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी अगर बात करते हैं पहले ऑप्शंस की तो देखिए रटने की बात की गई है तो बिल्कुल बात गलत है, और एक रूप निर्देश तरीकों का उपयोग करना है तब भी गलत होगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नकल डाल रहे हैं, वो भी लिखित कार्य अधिक लिखित कार्य देकर के, तो तीनों पॉइंट गलत होते हैं। एक ही पॉइंट आपका बचता है, पहला ऑप्शन नंबर 4, जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, या अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, या विद्यार्थियों को जोखिम लेने या चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित कर। तो देखिए, एक हतोत्साहित की बात की गई है और प्रोत्साहित की बात की गई है। ये दो वर्ड है, आपको याद रखना है। जो हतोत्साहित वर्ड होता है वो निगेटिव होता है, जो प्रोत्साहित होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो देखिए, जिन जिन में पहले तो हतोत्साहित दिया वो ऐसे ही आप क्या क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है हतोत्साहित, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपसारी चिंतन पर बल देकर, तो ये हालांकि ठीक है, पर उससे भी अधिक, क्योंकि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, ये सबसे अच्छा पॉइंट बनेगा। और यहाँ दिया है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो होगा राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, या बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, या निर्देश के केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, या विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो निश्चित रूप से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी जो क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन में, तो पहले में दिया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने, तो परीक्षणों की संख्या बढ़ा देने से हम जो है अभिप्रेरित नहीं कर पाएंगे, ना ही केवल पुरस्कार देकर और ना ही केवल व्याख्यान विधि को अपनाकर, जबकि विषय वस्तु एवं बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना जो है कि निश्चित रूप से सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, या क्रियात्मक अनमत्या एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, या प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, या साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो बिल्कुल पॉइंट सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको। निश्चित रूप से वीडियो जो है दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि विदाउट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है।
तो बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद दिया गया है प्रयोग एवं परीक्षण, बिल्कुल सही पॉइंट है। संवाद एवं परिचर्चा, ये बिल्कुल पॉइंट सही है, पॉजिटिव है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, तो यही शिक्षण जो है कि प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा नहीं है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। तो बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, या उनसे बात करके तथा उनकी रुचि और रुचि का कारण जानने की कोशिश कर, या उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो देखिए, निश्चित रूप से अगर शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के में ध्यान देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं, तो उनसे बात करके कि उनकी अरुचि के कारण जानने की कोशिश करें कि क्यों जो है उनका ध्यान जो है कि कक्षा में नहीं लग रहा है, और उस पर फिर बात करें और उसको फिर क्या करें, सही करें, ताकि जो है उनका ध्यान भी कक्षा में क्या हो, लगा रहे। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद रखना। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, और इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, या बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, या बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, या बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो देखिए, बच्चों के विचारों को हमें क्या करना है, उनको लेना है, न कि हमें क्या करना है, डांटना है। तो निश्चित रूप से ये सही नहीं होगा, ठीक है। और ना ही विचारों एवं सिद्धांतों को हमें अनदेखा करना है, ना ही उनको विचारों को खारिज करना है, बल्कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को क्या करना है, चुनौती देनी चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दिशीय संज्ञान को प्रभावित करते हैं, या एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, या द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो निश्चित रूप से संज्ञान एवं संवेग दोनों के बीच एक गतिशील जो है कि पारस्परिक क्रिया होती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब विद्यार्थी की अभिरुचि निश्चित रूप से प्रभावित करती है अधिगम को, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें जो है कि एक विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 सभी। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो महत्वपूर्ण पहलू पूछा गया है, क्वेश्चन पॉजिटिव है बिल्कुल। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं जो है कि बिल्कुल निश्चित रूप से सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग एवं नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, या पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, या अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो जैसा कि अभी बताया गया है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो निश्चित रूप से अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ये उत्पन्न हो सकती है। तो निश्चित रूप से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है।
या समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, या यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, और यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरे तरीके से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक क्या है, सामाजिक संरचना है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है, अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। क्या यह मध्यकाल में होता है? मध्य बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं होता है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, या अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालक एवं गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो निश्चित रूप से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कब कर देते हैं? तो मध्य बाल्यावस्था में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की जो है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो परिवार एवं जो पास पड़ोस होती हैं दोस्तों, ये निश्चित रूप से आपकी परिवार बच्चों की क्या करती हैं, ये जो है प्राथमिक एजेंसियां हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। प्राथमिक कारक भी पूछ सकता है, एजेंसियां पूछ दिया है, कोई बात नहीं, आपका लैंग्वेज का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, वर्ड अलग बदल सकते हैं। तो यही चीज़ ध्यान देना है, ये प्रैक्टिस सेट करने से ही आपको पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से ही ये चीज़ें पता चलेंगी। तो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है, यानी आज हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।